दोस्तों 2 मार्च को हमारा कक्षा 12वीं का समाजशास्त्र सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। लगातार आप लोग कमेंट कर रहे थे भैया समाजशास्त्र विषय के भी इंपॉर्टेंट बता दीजिए। अब बाकी जितने भी पेपर हो चुके हैं सभी में आपने सहायता की है और अच्छा स्कोर कर पाए हैं, तो समाजशास्त्र से इंपॉर्टेंट बता दीजिए। तो हम क्या है आप समाजशास्त्र की भी इंपॉर्टेंट देखेंगे। मुझे कम समय है लेकिन फिर भी दोस्तों आपको फोकस के साथ लगातार क्या तैयार करते जाइएगा। तैयारी तो आप कर ही रहे होंगे। दौरान में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते जाऊँ उन्हें आपको जरूर तैयार करके रखना है। इस वीडियो में दोस्तों हम कवर करने वाले हैं 2 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ये आपका पार्ट 1 रहने वाला है, देख लेते हैं। ओके, और क्रम से इसी पार्ट से वीडियो आएंगी। 2 अंक वाले इंपॉर्टेंट कवर कराऊंगा, 3 अंक वाले, 4 अंक वाले बताऊंगा, वस्तुनिष्ठ बताऊंगा। मतलब अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा। कम समय है फिर भी मैं पूरा अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा और आपको इंपॉर्टेंट कवर कराने का। ओके, तो आपको क्या करना है, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है 12th सोशियोलॉजी टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट होगी। प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आपको तैयारी करते जाना है। तो कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पर मेहनत करते जाओ तो 95% बन जाती है। सबसे पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है आयु संरचना किसे कहते हैं। तो आयु संरचना क्या है? जनसंख्या की आयु संरचना से तात्पर्य यह है कि कुल जनसंख्या के संदर्भ में विभिन्न आयु वर्गों में व्यक्तियों का अनुपात क्या है। इस अनुपात को 3 आयु वर्ग लिए गए हैं। इसमें क्या है, अनुपात में 3 आयु वर्ग लिए हैं। एक कहलाता है आपका 0 से 14 वर्ष, जिसे आश्रित वर्ग कहते हैं, या जिन्हें मतलब बच्चे आश्रित वर्ग यानी जो क्या है दूसरों पर डिपेंड है। ओके, जैसे जो 0 से 14 साल के वर्ष के, फिर आपके 15 से आ जाता है आपका 59 वर्ष के जो कार्यशील वर्ग है, युवा है, फिर 60 वर्ष से उससे ऊपर वाले पर आश्रमिक वर्ग अर्थात बुजुर्ग वर्ग। तो समझ गए होंगे। तो जनसंख्या की आयु संरचना से तात्पर्य है कि कुल जनसंख्या के संदर्भ में विभिन्न आयु वर्गों के व्यक्तियों का अनुपात, विभिन्न आयु वर्गों के व्यक्तियों का अनुपात है, वो आपका जनसंख्या संरचना के अंदर आता है। जनसंख्या विस्फोट से क्या तात्पर्य है? कुछ ऐसे टॉपिक होंगे मतलब जिन्हें आप डायरेक्ट पढ़ते ही आपको तैयार हो जाएगा। कुछ आपको ऐसे टॉपिक होंगे जो आपसे नहीं बनते होंगे, आपको डिफिकल्ट लगेगा या आपने कभी सुना ही ना, तो उन्हें थोड़ा आपको फोकस कर लेना है। और बाकी जो आपने टॉपिक बनते हैं, आपने सुना है, तैयार किया है, उसको नॉर्मल आपको रिवीजन करके तैयार करते जाना है। ओके, तो जनसंख्या विस्फोट से आशा जनसंख्या की अप्रत्याशित रूप से जरूरत से ज्यादा बढ़ जाने से है। यानी सीमित संसाधन है लेकिन क्या है जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है अप्रत्याशित रूप से, जरूरत से जितनी जरूरत है उससे ज़्यादा क्या है जनसंख्या बढ़ रही है, तो आपका जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। इसका अर्थ है जनसंख्या इतना बढ़ जाना कि उसके परिणाम क्या है विनाशकारी हो। जब हमें लगने लगे कि जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है और उसके जो परिणाम होंगे वो क्या खतरनाक होंगे। ओके, तो फिर वो आपको क्या जनसंख्या विस्फोट के अंदर आएगा। प्रबल जाति या प्रभु जाति से क्या आशय है? तो प्रबल जाति या प्रभु जाति से आशय उस जाति से है जिसकी जनसंख्या काफ़ी बड़ी हो, जिनके पास भूमि स्वामित्व के अधिकार हो, वे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत हो। क्या मतलब है? जनसंख्या की काफ़ी बड़ी हो, जिनके पास भूमि के स्वामित्व का अधिकार हो, वे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत हो, वे आपकी प्रभु जाति कहलाते हैं। परिवार के 2 उद्देश्य बताना। परिवार का क्या उद्देश्य होता है? पहला उद्देश्य परिवार का प्रमुख उद्देश्य है बच्चों को जन्म देना है और पालन पोषण करना है। परिवार बच्चों को संस्कार देने के साथ साथ उसका समाजीकरण भी करता है। अब ऐसा जो टॉपिक है कि आपको भयंकर रटने की जरूरत नहीं है कि घंटे भर आपको इस क्वेश्चन को याद करना है। ऐसे क्वेश्चन है नॉर्मल, हम इसके बारे में जानते हैं, ज़्यादा यहाँ मेहनत नहीं करनी है। पढ़ लिया है, सुन लिया है, आपको मुझे पता तैयार हो गया होगा। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो उनको थोड़ा नॉर्मल पढ़ते जाइएगा, जो थोड़ा डिफिकल्ट लगे उनको मेहनत कर लीजिएगा। समाजशास्त्री के अनुसार बाजार क्या है? बाजार की आपको परिभाषा बतानी है, लेकिन समाजशास्त्र के अनुसार। तो समाजशास्त्री के अनुसार बाजार समाज संस्थाएं हैं जो विशेष सांस्कृतिक तरीकों का द्वारा क्या निर्मित होती है। और मैं यहाँ जो सॉल्यूशन दे रहा हूँ ओके, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बिल्कुल परफेक्ट आपके यहाँ तैयार किए गए हैं। मतलब जितना आपको जिस एग्जाम में लिखना चाहिए उतना ही दिया है। मतलब एक भी लाइन, एक भी शब्द मैंने यहाँ एक्स्ट्रा नहीं दिया है, परफेक्ट आपको दिया कि मतलब क्वेश्चन आता है तो जितना आंसर आपको लिखना हो तो उसी हिसाब से दिया है। फुल आपको नंबर मिल जाए और कम समय दोस्तों आप अच्छे से तैयार भी कर लें। तो बाजार पर उदारीकरण के 2 प्रभाव को लिखने हैं। तो बाजार प्रणाली पर निर्भरता का बढ़ना, सार्वजनिक क्षेत्रों में एकाधिकार में कमी का होना, ये आपके बाजार में उदारीकरण के 2 प्रभाव। तो पूर्वाग्रह किसे कहते हैं? तो पूर्वाग्रह से तात्पर्य पूर्व कल्पित निर्णय अथवा पूर्व किया गया बाजार। पूर्वग्रह यानी जो हमने पहले सोच लिया हो, पहले जो निर्णय ले लिया होगा वो हमारा पूर्वाग्रह कहलाता है। पूर्वाग्रह एक समूह के सदस्यों के द्वारा दूसरे समूह के सदस्यों के बारे में कल्पित विचार होता है। फिर धार्मिक नियोग्यता क्या है? तो प्राचीन समाज उच्च और निम्न जातियों में बटा था। निम्न जातियों के मंदिरों में जाने, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने और धार्मिक संस्कार करने में पाबंदी हुआ करती थी, क्योंकि निम्न जातियों को अपवित्र, अस्पृश्य समझा जाता था। इसको ही धार्मिक नियोग्यता कहते हैं। धार्मिक नियोग्यता समझ गए होंगे, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। पहले जो हमारा समाज था उच्च जाति निम्न जाति बड़ा था। जो निम्न जाति के लोग होते थे उन्हें क्या है मंदिरों में जाना, धार्मिक ग्रंथ पढ़ना, ओके, इसके साथ ही
जो धार्मिक संस्कार होते हैं सब में पाबंदी लगी हुई थी, यानी उन्हें ये सब काम करने नहीं दिए जाते थे। तो ये ओके, इसके साथ उन्हें अप्रवृत्त माना जाता था। ओके, छुआछूत का सिस्टम चलता था। तो यही हमारा जो बात है, यही धार्मिक नियोगिता कहलाती है। जैसे औद्योगिकरण क्या है, तो औद्योगिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बड़े पैमाने पर नवीन उद्योगों का प्रारंभ किया जाता है और साथ ही छोटे उद्योगों होते हैं उन्हें क्या है विशाल उद्योगों में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट है उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, तो एक स्तर पर एक देश के द्वारा दूसरे देश पर राजनीतिक रूप से शासन करने को उपनिवेशवाद कहते हैं। उपनिवेशवाद का मतलब है एक देश क्या जब दूसरे देश को गुलाम बना लेता है, जैसे हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो क्या वो उपनिवेशवाद कहलाएगा। ओके, तो एक स्तर पर एक देश के द्वारा दूसरे देश पर क्या राजनीतिक रूप से शासन करने का जो क्या करते हैं उपनिवेशवाद कहते हैं। उपनिवेशवाद में विकसित देश अविकसित देश की व्यवस्था को अपने द्वारा संचालित करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज के दो उद्देश्य लिखिए। तो प्रार्थना समाज के दो उद्देश्य क्या है, प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य है जातिगत भेदभाव को खत्म करना, बाहरी आडंबरों तथा स्त्रियों के शोषण के विरुद्ध कार्य करना। सिंपल है, जातिगत भेदभाव को खत्म करना, इसके साथ ही बाहरी आडंबर हैं उनका विरोध करना और स्त्रियों के शोषण का भी क्या विरुद्ध कार्य करना है। नेक्स्ट पश्चिमीकरण के भारतीय समाज पर पड़ने वाले दो प्रभाव बताना। पश्चिमीकरण का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, तो पश्चिमीकरण के कारण जाति व्यवस्था के कठोर प्रतिबंधों के में स्वाभाविक रूप से ढिलाई आ गई है, संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ है और एकांगी परिवार का प्रादुर्भाव हुआ है। पहले क्या संयुक्त परिवार होता है, संयुक्त परिवार तो आप समझाते हैं, संयुक्त परिवार क्या होता है, ऐसा परिवार जिसमें माता पिता हो, उनके बच्चे हो, उसके साथ ही दादा दादी भी हो, ओके, चाचा चाची भी है तो वो भी है, तो मतलब पूरा जो परिवार एक साथ रहे तो संयुक्त परिवार। और एकांकी परिवार जिसमें केवल माता पिता उनके बच्चे हो, ओके ओके, दादा दादी ना हो तो ओके, और चाचा चाची भी ना हो, मतलब केवल उनके माता पिता उनके बच्चे हो तो एकांकी परिवार कहलाता है। तो अब क्या है, आपने देखा होगा संयुक्त परिवार में कम देखने को मिलते हैं, अब सब क्या है अलग अलग रह रहे हो, तो ये एकांकी परिवार में ज़्यादा प्रादुर्भाव हो रहा है। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, हमें क्या संविधान चाहिए तो क्यों चाहिए, किसी की आवश्यकता है, तो किसी देश के समुचित व्यवस्था के संचालन के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है जिसमें सरकार और नागरिक के बीच विश्वास व समन्वय होता है, जो सरकार व जनता को कानूनी शक्तियां प्रदान करता है। समाज व देश की सामूहिक भलाई के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। जैसे दबाव समूह अथवा हित समूह का क्या अर्थ है, लिखिए। तो दबाव समूह अथवा हित समूह वह संगठित अथवा असंगठित समूह होते हैं जो अपने हितों के लिए सरकारी नीतियों को प्रभावित करते हैं। ये वे सरकार पर दबाव डालते हैं, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जैसे ट्रेड यूनियन, किसान संघ इनके उदाहरण हैं। तो दबाव समूह आप समझ गए हैं। दबाव समूह क्या है, अपने हित के बारे में सोचते हुए क्या सरकार पर काम करने के लिए दबाव डालते हैं। ओके, सरकार पर क्या है काम करने के लिए दबाव डालते हैं और अपने हित के बारे में सोचते हैं, वो आपको कहलाता है दबाव समूह के। मतलब अपने सरकार पर दबाव बनाकर, जैसे सरकार को कुछ कहा कि ये काम कर दो, हम ओके हमारे हित में है, और सरकार वो बात सुनी ही नहीं है, तो सरकार क्या है, आपने देखा होगा कि विभिन्न जो संगठन होते हैं आंदोलन खड़ा कर देते हैं और बड़े ये जो आंदोलन होते हैं व्यापक रूप ग्रहण कर लेते हैं। तो एक बार से दबाव समूह के ये काम रहता है। नेक्स्ट है संस्कृति पर भूमंडलीकरण के पड़ने वाले कोई दो प्रभाव को बताने हैं। तो संस्कृति पर क्या भूमंडलीकरण के क्या प्रभाव पड़े हैं, पहले जो वेशभूषा है, खान पान है, शिष्टाचार के तरीकों, नैतिकता मूल्यों में पश्चिमी संस्कृति का व्यापक रूप से प्रभावित हुआ है। जैसे आज ही की हम बात करें, आज ही के समय आप जानते हैं आज का जो मैंने तो देखा है, जैसे मैं अपना बता रहा हूँ कि जो ये चाउमीन हो जाता है, ये फ्रेंच फ्राइज वगैरह, तो एकदम इसमें जो इसकी जो ठिलियाँ लगी रहती हैं गलियों में, एकदम भीड़ लगी रहती है, ओके, मोमोज वगैरह में, तो देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मात्रा में क्या है जो युवा हैं उसका सेवन कर रहे हैं। ओके, और जबकि ओके, और ये जबकि हमारी संस्कृति में है ही नहीं, कि यहाँ हमारी भोज्य पदार्थों में इन चीज़ों का वर्णन ही नहीं है, लेकिन ये पश्चिमी का है, ओके, विदेशों का है, लेकिन कितने मात्रा में हम खा रहे हैं। आपने वेशभूषा भी देखा होगा, कितने विभिन्न प्रकार के कपड़े आप पहने जा रहे हैं। तो ये किसका प्रभाव है, हमारी जो संस्कृति है इसमें ये सब वर्णन है ही नहीं है, लेकिन ये क्या है भूमंडलीकरण का प्रभाव है, पश्चात संस्कृति का प्रभाव है। आज पूरे देश में मैकडोनाल्डो जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी आधुनिक भोजनालय, बर्गर, चाउमीन, नूडल्स जैसी वस्तु का उपभोग बढ़ता जा रहा है, जैसे पिज्जा का बढ़ता जा रहा है। संस्कृति का बाजारीकरण भूमंडलीकरण का एक अन्य प्रभाव है। आज विकासशील देशों में भूमंडलीकरण से लाभ और अवसरों की अपेक्षा के खतरे अधिक हो रहे हैं। नेक्स्ट, भूमंडलीकरण का उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ा है। अब उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ा जा रहा है कि उन्हें केवल क्या दिखावटी चीज़ें, ओके, जैसे कोको कोला हो गया, पेप्सी हो गया, पिज्जा बर्गर हो गया, तो इनके हमारे स्वास्थ्य से बिल्कुल क्या है इसमें नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, लेकिन इन्हें इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, ये एनर्जी ड्रिंक है, इससे क्या शक्ति एकदम आ जाती है, ओके, और इन भोज्य पदार्थों एकदम क्या शक्तिशाली के रूप में क्या प्रदर्शित किया जा रहा है, जबकि ये क्या पूरे शरीर को नुकसान देने वाले होते हैं। तो ये क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो भूमंडलीकरण के कारण उपभोक्ताओं के लिए उपभोग के लिए नए विकल्प वृद्धि हुई है। हम अपने घर में मित्रों या परिवारों में बैठकर खाना खाते पीते हैं, वह भी धीरे धीरे क्या बदल रहा है। फलों की दुकानों पर
चीन की नाशपाती और ऑस्ट्रेलिया के सेब खरीदकर खाने में हमें संकोच नहीं होता। इस प्रकार परिवर्तनों से उपभोक्ताओं की जीवन शैली क्या प्रभावित हो रही है। जनसंचार से क्या आशय होता है? तो जनसंचार से आशय यह है कि लोगों के छोटे समूह या दो व्यक्तियों का संपर्क किन्हीं साधनों द्वारा देश या विदेश के एक बड़े समूह से होता है। फिर टेलीविजन के माध्यम में जो परिवर्तन होते हैं उनकी रूपरेखा आपको प्रस्तुत करनी है। टेलीविजन के माध्यम में क्या क्या परिवर्तन हुए? टेलीविजन आज हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है, मतलब अभिन्न अंग जिसके बिना हम ना रह सकें। हमारे सामाजिक जीवन में इसका प्रभाव भी पड़ा है। टेलीविजन के कारण हमारा खान पान बदला है, सोच बदली है और इसके द्वारा हम स्वयं भी क्या विश्व से जुड़ा हुआ पाते हैं। स्वयं से विश्व जुड़ा हुआ क्यों? क्योंकि हम जो टेलीविजन है, टीवी है, उसमें क्या है देश विदेश की खबरें भी सुनते रहते हैं। तो हमें लगता है कि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में जो घटनाएं घट रही हैं वो हमारे मतलब एरिया में ऐसी घट रही हैं, मतलब हम अपना विश्व से क्या है लगाव सा महसूस करने लगते हैं। तो वही बताया जा रहा है, इसके द्वारा हम क्या स्वयं को विश्व से जोड़ पाते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे जैसे टेलीविजन ने एक और जहां समाज को विकसित करने की सोच को बदलने के साथ शिक्षा का प्रसार किया है, बच्चों का शारीरिक विकास प्रभावित हो रहा है क्योंकि ज़्यादातर समय टीवी से चिपके रहते हैं। वही काल्पनिक पात्रों का गहरा असर उनके मस्तिष्क में पड़ता है। यानी टीवी में कुछ जो कार्यक्रम आते हैं उसमें इतने ज़्यादा काल्पनिक पात्र भी होते हैं। तो टीवी के सीरियल होते हैं उसमें भी बहुत चीज़ें क्या काल्पनिक होती हैं, फिल्मों में काल्पनिक चीज़ें होती हैं। लेकिन छोटे छोटे बच्चे होते हैं वास्तविकता समझ लेते हैं, उसके इसलिए उनके क्या है वास्तव समझने लगते हैं और उनकी मानसिक प्रभाव में उसे मतलब मानसिक स्थिति उसकी प्रभावित होती है। जैसे सामाजिक आंदोलन के दो कारण बताने, यानी सामाजिक आंदोलन के क्यों होते हैं? तो सामाजिक अव्यवस्था के कारण होते हैं और सामाजिक अन्याय के कारण होते हैं। जैसे दलित आंदोलन क्या है? तो जब समाज की उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त लोगों को द्वारा कुछ विशेष जातियों की आर्थिक सामाजिक राजनीतिक शोषण किया जाता है। इस शोषण के खिलाफ कुछ विशेष जातियां विशेषकर दलित जातियां के द्वारा जाति उत्पीड़न और आर्थिक शोषण को दूर करने के लिए संयुक्त रूप से जो विरोध किया जाता है वो कहलाता है दलित आंदोलन। आगे नेक्स्ट है जनसांख्यिकी किसे कहते हैं? तो जनसांख्यिकी से का तात्पर्य लोगों का वर्णन, यानी जनसांख्यिकी इस विषय के अंतर्गत जनसंख्या से संबंधित अनेक सम्मानों प्रतिक्रियाओं का वर्णन किया जाता है। इसमें मानव जनसंख्या के विभिन्न पक्षों जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवासी विशेषताओं और उन्हें क्या है प्रभावित करने वाले कारक का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हाई चांसेस के आने के। लिंग अनुपात किसे कहते हैं? तो लिंग अनुपात क्या है? स्त्री पुरुष अनुपात का अर्थ किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित अवधि के दौरान प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या। यह अनुपात जनसंख्या के लैंगिक संतुलन के एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। संयुक्त परिवार से क्या अर्थ होता है? संयुक्त परिवार का तात्पर्य ऐसे परिवार से है जिसमें कई पीढ़ियों के सदस्य एक साथ निवास करते हैं। जिसमें कई पीढ़ियों के सदस्य एक साथ निवास करते हैं। इनकी संपत्ति वो सामूहिक होती है तथा परिवार के सभी सदस्य भोजन, उत्सव, तीज, त्योहार, पूजन आदि सामूहिक रूप में से क्या भाग लेते हैं। ये आपका संयुक्त परिवार। जनजाति से क्या अर्थ होता है? जनजाति का अर्थ ऐसे जन समुदाय से लिया जाता है जो आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होता है और एक साथ मिलकर आजीविका की खोज में इधर उधर घूमते फिरते हैं तथा किसी निश्चित स्थान पर निवास करते हैं, वो आपका जनजाति कहलाते हैं। उपभोक्तावाद किसे कहते हैं? उपभोक्तावाद एक ऐसी विचारधारा है जो वस्तुओं और सेवाओं के अधिक से अधिक उपभोग को सुख और सामाजिक स्थिति प्राप्त करने का साधन मानती है। मतलब उपभोक्तावाद में क्या होता है? एक विचारधारा है जिसमें लोग क्या है इस विचारधारा के अंतर्गत क्या मानते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं को अगर जो जितना ज़्यादा उपभोग करता है ओके वो उसकी सामाजिक स्थिति क्या है और सामाजिक स्थिति प्राप्त करने के लिए, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए समाज में लोग इन साधनों का अगर उपयोग करने लगते हैं, साधनों को ही सबसे प्राथमिकता देने लगते हैं, तो वो उपभोक्तावाद की विचारधारा है। जैसे प्रतिष्ठा का प्रतीक क्या है? तो प्रतिष्ठा का प्रतीक का मतलब होता है लोगों की सामाजिक अवस्था के अनुसार खरीदी जाने वाली वस्तुओं के बीच के संबंध को दर्शाता है। अर्थात वे वस्तुएं जिन्हें वे खरीदना अथवा प्रयोग में लाते हैं वे उनकी सामाजिक अवस्था के निकटतम संबंध रखती हैं। उदाहरण के तौर पर मोबाइल फोन के ब्रांड अथवा कारों के मॉडल उनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति का अनुमान लगाने का प्रमुख साधन है। ये प्रतिष्ठा का प्रतीक क्या है? लोगों के पास आज आपके पास किस प्रकार घर है, आप किस प्रकार का मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, ओके, आपके पास कौन सी कंपनी की कार है, ये सब आज क्या है प्रतिष्ठा का प्रतीक हो गया है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अक्षमता का क्या अर्थ है? तो अक्षमता क्या है? समाज के वह नागरिक जो किसी बीमारी, विकलांगता अथवा बेसहारा होने के कारण स्थायी अस्थायी रूप से कार्य करने में अक्षम होते हैं, उनकी स्थिति को अक्षमता कहते हैं। सिंपल समझ गए होंगे। ऐसे नागरिक हमारे समाज में जो कि बीमारी या विकलांगता या बेसहारा होने के कारण वे क्या है काम करने के लिए क्या है स्थायी अस्थायी रूप से क्या सक्षम नहीं है काम करने के लिए, तो ये हमारी अक्षमता कहलाता है। अस्पृश्यता क्या है? तो अस्पृश्यता आपने सुना होगा, जैसे क्या है नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में क्या छुआछूत बोला जाता है। जैसे हम संविधान में बात करें तो संविधान में छुआछूत शब्द का प्रयोग नहीं है, ओके। छुआछूत के लिए उन्होंने अस्पृश्यता शब्द का प्रयोग किया है। अस्पृश्यता एक सामाजिक कृत्य है
जिसके अंतर्गत निचली जातियों के लोगों को कर्मकांड की दृष्टि से अशुद्ध माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि उन्हें स्पर्श करने से अन्य जो लोग होते हैं वो क्या अशुद्ध हो जाते हैं। ये आपका अस्पृश्यता कहलाता है। नगरीकरण का क्या आशय है या नगरीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो नगरीकरण का अर्थ नगरों के उद्भव, विकास, प्रसार व पुनर्गठन से लिया जाता है। अर्थात नगरीकरण की प्रक्रिया को नगरीय प्रभावों के प्रसार की प्रक्रिया भी कहा जाता है, जिसके फलस्वरूप एक स्थान नगरीय विशेषताओं को अपनाता है। फिर औद्योगिकरण और नगरीकरण की आपको क्या बताना, अंतर बताना है। औद्योगिकरण गांव एवं नगर या अन्य किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, जबकि नगरीकरण के लिए क्या गांव को छोड़ना आवश्यक होता है। औद्योगिकरण का क्षेत्र होता है वो सीमित होता है, जबकि नगरों का क्षेत्र क्या होता है, विस्तृत होता है। फिर नेक्स्ट है संस्कृतिकरण का क्या आशय है। तो संस्कृतिकरण के अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें निम्न जाति या जनजाति या अन्य समूह के उच्च जातियों के, विशेषकर द्विज जाति के जीवन पद्धति, अनुष्ठान, मूल्य, आदर्श, विचारधाराओं का अनुकरण करते हैं। यह प्रक्रिया निम्न जाति के द्वारा उच्च जाति के जीवन पद्धति, अनुष्ठान, मूल्य, आदर्श, विचारधाराओं के अनुकूल करने में होती है। आधुनिकरण की दो विशेषताएं आपको बतानी है। तो आधुनिकरण की दो सबसे प्रमुख विशेषता है औद्योगिकरण, जिसमें नवीन प्रौद्योगिकी आधार पर समाज में उद्योगों का विस्तार किया गया है। आधुनिकरण का एक लक्षण नगरीकरण भी है, जो औद्योगिकरण का ही क्या परिणाम होता है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के आपको बताने हैं। तो 6 हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है। समानता अधिकार, स्वतंत्र अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तैयार करके रखिएगा, याद करके रखना है। लोकतांत्रिकरण का क्या अर्थ है। तो लोकतांत्रिकरण राजनीतिक व्यवस्था का वह विशेष रूप है जिसमें शासन जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा जनसाधारण के समान हित में किया जाता है। लोकतंत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण और लोगों को अधिक से अधिक शक्ति प्रदान की जाती है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, यदि आप क्या प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्लास 11 का आपको क्या है सोशियोलॉजी का कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। प्ले स्टोर से यूनिवर्सिटी क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से दोस्तों आपको क्लास 12 सोशियोलॉजी का कोर्स ज्वाइन करके कर लेना है। कोर्स की वैसे फीस कम है, लेकिन जैसे ही दोस्तों आपका है सोशियोलॉजी 80 कूपन कोड अप्लाई करेंगे, सीधे दोस्तों आपको 100 रुपये का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा, यानी फीस और कम हो जाएगी। यानी नाम मात्र की फीस में कंप्लीट आपको मटेरियल मिलेगा, जिसमें दोस्तों आपको 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की वाले महत्वपूर्ण है अभी मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन आपको उसमें पहले से सब पीडीएफ दी हुई है, ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, इसके साथ ही चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी आपका दिया हुआ है। ओके, चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आंसर भी दिया है, यानी आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और अच्छे से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो और पीडीएफ मटेरियल रहेगा तो अच्छे से आपका रिवीजन भी कर पाएंगे, तो ज्वाइन करके जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमंडलीकरण का अर्थ लिखना है। तो भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व के सभी देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक एकीकरण का प्रोत्साहन दिया जाता है। फिर उदारीकरण की आर्थिक नीति को आपको लिखना है। तो उदारीकरण अर्थव्यवस्था से संबंधित वह नीति है जिसके द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व के बाजार के लिए खोल दिया गया है। इसके लिए भारत के सार्वजनिक उद्योगों को निजी कंपनियों के हाथों में बेचा जाने लगा है। विभिन्न उद्योगों के विकास के लिए विदेशी पूंजी विनियोग को प्रोत्साहन दिया गया है। जनसंचार के प्रमुख आपको साधनों के नाम बताने हैं। तो टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र पत्रिकाएं, प्रेस, दूसरे शब्दों में समाचार पत्र पत्रिकाएं, दूरसंचार, ये सभी क्या है जनसंचार के साधन है। फिर सोप ओपेरा किसे कहते हैं। सोप ओपेरा धारावाहिक रूप से दिखाई जाने वाली कहानियों को कहते हैं। ये लगातार चलती हैं, अलग अलग कहानियां समाप्त हो जाती हैं, भिन्न भिन्न पात्र प्रकट होते हैं, गायब होते रहते हैं, परंतु स्वयं सोप तब तक कोई अंत नहीं होता है जब तक कि उसे पूरी तरह से क्या प्रसारण से वापस नहीं ले लिया जाए। नेक्स्ट है कृषक एवं नव किसान आंदोलन के मध्य आपको अंतर बताना है। कृषक आंदोलन, नव किसान आंदोलन में अंतर। कृषक आंदोलन में जो मुद्दे उठे हैं वह जमीन का उन्मूलन है, भू सुधार है, किसानों का शोषण बंद करना, हदबंदी कानून इत्यादि है। और यह आंदोलन स्वतंत्रता से पहले चले थे, परंतु अब नव किसान आंदोलन स्वतंत्रता के बाद चले थे तथा इनका मुख्य उद्देश्य अपने उत्पादकों का अधिक मूल्य प्राप्त करना, किसानों को मिलने वाली सब्सिडी खत्म न होने देना, किसानों की खुशहाली तथा उनके कर्जों को माफ कर देना। तो किसानों का आंदोलन और नव किसान आंदोलन, ये स्वतंत्रता के पूर्व जो किसान ने आंदोलन किया, स्वतंत्रता के बाद जो किसानों ने आंदोलन किया, उसके बारे में आपको अंतर बताना है। तो आप समझ गए होंगे कि पहले किसान किन मुद्दों के लिए, जो स्वतंत्रता के पहले क्या है किसान किन मुद्दों के लिए अंग्रेजी सरकार से क्या है ये आंदोलन करते थे, और अब स्वतंत्रता के बाद किन मुद्दों के लिए जो आंदोलन होते हैं किसानों का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, किन्हीं 4 जनजातियों आंदोलन के आपको नाम बताने हैं। तो 4 जनजातीय आंदोलन कौन कौन से हैं। तो जनजातियों द्वारा किए गए समय समय पर विभिन्न आंदोलनों में बोडो आंदोलन,
गोंडवाना आंदोलन, मिजो आंदोलन, नागा आंदोलन आदि प्रमुख आंदोलन थे। ओके, तो कंप्लीट हो जाता है। टॉप 40 है इंपॉर्टेंट 2 अंक वाली महत्व देखें। अब आप सोचेंगे इतने सारे क्वेश्चन आंसर बता दिए, तो आप जानते हैं कि 2 नंबर एकदम फिक्स रहता नहीं है। और वैसे भी मैंने आपको भले इतने सारे बताएं, लेकिन आप आंसर की साइज दे सकते हैं कि लाइन 2 लाइन में आपको सब टॉपिक आपको तैयार करा दिए। अभी कुछ और क्वेश्चन रह जाते हैं, तो 2 नंबर वाले हम उन्हें सेकंड पार्ट में कवर कर लेंगे। फिर इसके बाद में 3 नंबर वाले बता दूंगा, फिर 4 नंबर वाले आपको बता दूंगा। बाकी प्रॉपर आप पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो सोशियोलॉजी का कोड ज्वाइन कर लीजिएगा। सोशियोलॉजी 80 कूपन कोड अप्लाई करिएगा तो आपको क्या 100 रुपए का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। तो आई दोस्तों आपको वीडियो पसंद भी लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो 12th सोशियोलॉजी टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट पे जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। डाउट आता है कारण से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।